ये जो सवाल है ना आपका, ये है आपका ऑटम 2011 का क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं, बोलते द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ असफर एंड कंपनी एज एट 30 जून 2011 इज ₹831128। यानी कि जो रिटन डाउन वैल्यू होनी चाहिए भाई, जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट अकाउंट अकाउंट बनाकर एंड वाला रिजल्ट होना चाहिए, जो बिल्कुल ही एंड में नतीजा आता है, रिटन डाउन वैल्यू आती है, सारी कॉस्ट के ड्रॉडाउन में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ड्रॉडाउन हटा देते हैं, वो दे दिया, ठीक है। फिर बोलते हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, करना क्या है, मशीनरी का अकाउंट बनाना है 1 जुलाई 2009 से 30 जून 2011, यानी कि 2 सालों का मशीनरी का अकाउंट बनाना, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाने हैं 2010 और 2011 दोनों सालों का। अच्छा, अब सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाने को बोला है, मुझे डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और कॉस्ट का अकाउंट अलग अलग बनाने को नहीं बोला है। लिहाजा यहाँ पर जब मैं मशीनरी का अकाउंट बनाऊंगा तो नेट बुक वैल्यू वाला अकाउंट बनाऊंगा। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉस्ट वाला अकाउंट, एक होता है नेट बुक वैल्यू वाला अकाउंट। यहाँ पर सिर्फ मशीनरी का अकाउंट बनाना है तो डेप्रिसिएशन को भी उसी में डालना पड़ेगा, ठीक है। सवाल, following additional information is also available on 1st July 2007. Second-hand machinery was purchased for 300,000. An amount of 200,000 was spent on its overhauling before use. 1 जुलाई 2007, यहाँ पर हम डेट लिखते हैं, 1 जुलाई 2007 वाले दिन आपने एक मशीन खरीदी, और वो मशीन आपने 3 लाख की खरीदी, और उसकी आपने 2 लाख की ओवरहॉलिंग करवाई। ओवरहॉलिंग जो होती है ना, अगर कोई सिग्निफिकेंट ओवरहॉलिंग है तो वो भी कैपिटलाइज होती है। ओवरहॉलिंग का मतलब ये है कि तुमने टूटी फूटी एक गाड़ी खरीदी 2 लाख की, उसमें 4 लाख का इंजन डलवाया, टायर डलवाए, उसको अच्छी कंडीशन में लेकर आए, ऐसी कंडीशन में लेकर आए कि जिसमें तुम चला सको, तो वो सारी कॉस्ट उसमें कैपिटलाइज हो जाती है। यानी कि ये जो मैंने मशीन खरीदी, तुम कह सकते हो 1 जुलाई 2007 को ये मैंने खरीदी 5 लाख की। On 1st January 2008, machinery costing 250,000 was purchased. और मशीन भी खरीदी। अच्छा, ये जो दूसरी मशीन खरीदी है, ये आपने खरीदी है 1 जनवरी 2008 वाले दिन। कंपनी का साल कब खत्म होता है, कंपनी का साल कब खत्म होता है, कंपनी का साल खत्म होता है जून में, है ना। कंपनी का साल जो खत्म होता है ना, वो जून में खत्म होता है। अगर मैंने 1 जुलाई 2007 वाले दिन ये चीज़ खरीदी, ठीक है, ये लिख ली। इसके बाद मैंने 1 जनवरी वाले दिन एक और मशीन खरीदी, और वो मशीन मैंने खरीदी है 2.5 लाख की। फिर कंपनी का साल खत्म हुआ, कंपनी का साल कब खत्म होगा, कंपनी का साल खत्म होगा 30 जून 2008। डेप्रिसिएशन का रेट सवाल में दिया हुआ है एंड में, असफर एंड कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 15% ऑन रिटन डाउन वैल्यू। Depreciation on addition deletion is provided in proportion to the period of use. अब ये जो चीज़ मैंने 1 जुलाई 2007 को खरीदी थी, 30 जून 2008 तक इसकी जो डेप्रिसिएशन लगी होगी, वो 5 लाख का 15%, यानी कि 75,000 होगी। और जो चीज़ मैंने 1 जनवरी 2008 को खरीदी, उसकी डेप्रिसिएशन 2.5 लाख का 15% मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 18750। यानी कि अगले साल के पहले दिन इसकी नेट बुक वैल्यू ये रही, और इसकी नेट बुक वैल्यू ये रही, ठीक है।
फिर लिखा हुआ द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2007 became obsolete and was sold for 100,000 on 1 जनवरी 2010. On the same date, new machinery was purchased at a cost of 600,000. Machinery purchased on 1 January 2008 was sold on 30th June 2011 at its book value plus 50,000. Depreciation on addition deletion is सही है. तो इसका मतलब अगले साल क्या हुआ? अगले साल तो सिर्फ डेप्रिसिएशन ही लगेगी, यानी कि अगला साल है 30 जून 2009 और डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? सर नेट बुक वैल्यू का 15%. सर नेट बुक वैल्यू का 15%. ठीक है. और नई वाली नेट बुक वैल्यू हो जाएगी, इसमें से ये माइनस किया और इसमें से ये माइनस किया, 361250 और 19656.2.5. इसके बाद ये जो पहली मशीन है, ये बिक कब रही है? बेच रहे हम 1 जनवरी 2010 वाले दिन बेच रहे हैं. यस सर, 1 जनवरी 2010 वाले दिन बेच रहे हैं. तो अब अगर इसको 1 जनवरी 2010 वाले दिन बेच रहे हैं, 1 जनवरी 2010 वाले दिन बेच रहे हैं, तो अब इस पे 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगी होगी, यानी कि इसका हमने लिया 15% और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 6/12 से, यानी कि 2709.3.75 किया तो 334156.3. ये हमारी रिटन डाउन वैल्यू आ गई, ये हमारी रिटन डाउन वैल्यू आ गई, ये हमारी रिटन डाउन वैल्यू आ गई 334156.3. 334156.3 रिटन डाउन वैल्यू आ गई. ये उस एसेट की रिटन डाउन वैल्यू है जो हमने 1 जनवरी 2010 को बेच दिया. ये समझ गए हो भाई? कोई मसला? अच्छा, दूसरा एसेट हमने कब बेचा? दूसरा वाला एसेट हमने बेचा है मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2008 वाज सोल्ड ऑन 30 जून 2011 एट इट्स बुक वैल्यू प्लस 50,000. यानी कि ये एसेट अभी भी बिका नहीं है, ये एसेट अगले साल की पूरी डेप्रिसिएशन लेगा. 30 जून 2009 के बाद अगला साल खत्म होगा 30 जून 2010 वाले दिन. इसकी एक और डेप्रिसिएशन लगेगी, इसी का 15% दिया 29484.38. अगली नेट बुक वैल्यू आ गई 167028.5. अच्छा, फिर हमने इसको बेचा है 30 जून, अगेन एक और साल की पूरी डेप्रिसिएशन. हमने बेचा इसको आखिरी दिन है ना, 30 जून 2011 वाले दिन बेचा, तो वापस से इसका 15%. और ये जब बेचा तो इसकी नेट बुक वैल्यू 142016.4. इस वर्किंग को ज़रा कॉपी कर लो. वर्किंग कैसे? ये कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन माइनस हुई, नेट बुक वैल्यू आई. डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू, बिक गया. ये कॉस्ट है, ये डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू, बेच दिया. कॉपी कर लो.
कॉपी कर कर बताना भाई। आराम से सब कॉपी कर लो। डन है, कॉपी। अच्छा, मैं इसका पार्ट भी पहले कर देता हूँ। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर्स एंडेड 30 जून 2010 एंड 2011। ये जो दूसरा पार्ट है ना, ये कंपैरेटिवली आसान है। हम पहले साल 2011 का डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। ये है हमारा डिस्पोजल अकाउंट 2011 का। 2011 में जो हमने एसेट डिस्पोज ऑफ करा है, जो 2011 में हमने एसेट डिस्पोज ऑफ करा है, मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2008 वाज सोल्ड ऑन 30 जून 2011 एट इट्स बुक वैल्यू प्लस 50,000। बुक वैल्यू उसकी कितनी थी? 142016। तो आपने एंट्री पास करी होगी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट नेट बुक वैल्यू पर, यानी कि यहाँ पर आया होगा मशीनरी, जो एसेट आपने बेचा है उसकी नेट बुक वैल्यू जो है वो है 142016। अच्छा, जो सेल्स प्रोसीड्स होंगी, जो बैंक में पैसा गया होगा, जो सेल्स प्रोसीड्स होंगी वो कितनी होंगी? जो सेल्स प्रोसीड्स होंगी वो कितनी होंगी? कितने में बेचा ये एसेट? सवाल ये कहता है मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2008 वाज सोल्ड ऑन 30 जून 2011 एट इट्स बुक वैल्यू प्लस 50,000। जो एसेट हमने 1 जनवरी 2008 को खरीदा था वो हमने 30 जून 2011 को बेचा। बेचा कितने में? जितनी उसकी बुक वैल्यू थी प्लस 50,000। तो हमने इसको बेचा होगा जितनी इसकी बुक वैल्यू है, यानी कि 142016.4 प्लस 50,000। हमने बेचा होगा 192016.4 में। सवाल कहता है कि बुक वैल्यू जितनी थी उससे 50,000 ज़्यादा में बेचा। तो अगर ऐसा किया है तो यार सीधी सीधी सी बात है, बुक वैल्यू से 50,000 ज़्यादा में बेचा तो प्रॉफिट भी कितना होगा? 50,000। जाहिर है ना, 50,000 ही प्रॉफिट होगा। ठीक है ना? तो अगेन मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का कम ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्चुअली सारे अकाउंट्स बना रहा हूँ। आपने फॉर्मेटिंग आईकेप के पास पेपर्स के सोल्यूशंस के हिसाब से करनी है। ये हमारा 2011 का डिस्पोजल अकाउंट बन गया। 142016.4 की नेट बुक वाली चीज़ मैंने 192
016.4 में बेची, 50,000 रुपए का गेन कर लिया। अच्छा, डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं साल 2010 का। डिस्पोजल अकाउंट 2010। 2010 में जो हमने एसेट बेचा, 2010 में जो हमने एसेट बेचा, उसकी नेट बुक वैल्यू थी 334156। यहाँ पर आएगा मशीनरी 334156, 334156। जो 2010 में हमने एसेट बेचा, वो बेचा कितने में? The machinery purchased on 1st July 2007 became obsolete and was sold for 100,000। यानी कि बैंक में जो पैसा गया होगा वो 1 लाख है। ये 2010 का डिस्पोजल अकाउंट है। तो इसका मतलब मुझे जो लॉस हुआ है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट जाएगी, मैंने इतने की चीज़ इतने में बेच दी, तो 234156 का लॉस होगा। ये कॉपी कर लो। ये डिस्पोजल अकाउंट्स हैं साल 2010 और 2011 के। 2010 और 2011 के डिस्पोजल अकाउंट्स हैं, इनको कॉपी कर लो। अच्छा जी, अब मशीनरी अकाउंट हमें बना रहे हैं 2009 और से 2011, 3 सालों का। एक साथ ही अकाउंट बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो। सॉरी, 2 सालों का बनाना है, 2010 तक फिर 2011 तक। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं मशीनरी का अकाउंट बना रहा हूँ। मैं अलग अलग बना रहा हूँ, अलग अलग भी बना सकते हो। अलग अलग बनाने में आप लोगों को समझाने के लिए आसानी होगी। मैं पहले जो मशीनरी का अकाउंट बनाता हूँ ना, मशीनरी अकाउंट, वो मैं बनाता हूँ 1 जुलाई 2010 टू 30 जून 2011 तक। मैं मशीनरी का अकाउंट बना रहा हूँ 1 जुलाई 2010 से लेकर 30 जून 2011 तक। होता क्या है जनरली सर, ड्रॉ डाउन हो सकता है। अगर कोई एडिशन है, एडिशन होगा। अगर कोई डिस्पोजल है, डिस्पोजल होगा। अच्छा, क्योंकि ये आप नेट बुक वैल्यू वाला अकाउंट बना रहे हो, तो इसमें डेप्रिसिएशन भी आएगी। डेप्रिसिएशन के अलावा इसमें आपके पास जो है ना, वो कैरेट डाउन होगा। अमूमन ये बातें होती हैं। अब इस सवाल में सवाल कहता है द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ अस्वर एंड कंपनी एज एट 30 जून 2011 इज 831128। अस्वर एंड कंपनी के प्लांट एंड मशीनरी की रिटन डाउन वैल्यू 30 जून 2011 वाली 831128 दी हुई है। यानी कि ये जो क्लोजिंग है 831128 ये दिया हुआ है। उलट चलना है, उल्टा चलना है। ये 831128 हमें दिया हुआ है, ये नोट कर लो। अगेन मैं ये कहूँगा कि आज के आंसर से ज़रा फॉर्मेटिंग अच्छी कर लेना। मैं आप लोगों को मेन जो काम कर रहा हूँ ये है कि सी अकाउंट्स के जरिए चीज़ें समझा रहा हूँ। कैरी डाउन हमें 831128 दिया हुआ है। अच्छा जी, अब जो चीज़ आप डिस्पोज ऑफ करते हो, जो चीज़ आप
डिस्पोज करते हो, जिस चीज़ का आप डिस्पोजल करते हो, उसको आप लिखा करते हो। तो डिस्पोजल की कहानी पर आते हैं। 1 जुलाई 2010 और 30 जून 2011 के बीच में हमने जो चीज़ डिस्पोज ऑफ करी है वो पॉइंट नंबर 4 में लिखी हुई है। जो मशीनरी हमने 1 जनवरी 2008 को खरीदी थी वो हमने 30 जून 2011 को डिस्पोज ऑफ करी है, और ये मशीनरी हमने डिस्पोज ऑफ करी है 142016 पर। ठीक है ना। इसकी डबल एंट्री क्या पास हुई होगी? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, देखो डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पर नजर भी आ रहा है डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। ठीक है ना। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीनरी का अकाउंट जो है वो डिस्पोजल की वजह से क्रेडिट होना चाहिए। तो ये डिस्पोजल है मेरा। ये मैंने 2010 और 11 के बीच में इसको डिस्पोज ऑफ किया था, इसको बेचा था। तो जो चीज़ बेची थी वो चीज़ आ गई। ठीक है। अब आती है डेप्रीसिएशन। अब आती है डेप्रीसिएशन। इससे पहले हम देखते थे कि कोई एडिशन है क्या। तुम लोग बताओ मुझे, 2010 और 2011 के बीच में कोई एडिशन करी है? 2010 और 2011 के बीच में कोई एडिशन करी है क्या? 2010 और 2011 के बीच में कोई एडिशन नहीं है, तो इस एडिशन को यहाँ से गायब कर दो। सही है ना। कोई एडिशन है ही नहीं। ठीक है भाई, कोई एडिशन है ही नहीं। ये बात समझ में आ गई? अब इसका मतलब डेप्रिसिएशन जो होगी ना, डेप्रिसिएशन जो होगी, डेप्रिसिएशन वो दो चीजों का सम होगी, दो चीजों पर डिपेंड करेगी। नंबर वन, एक वो एसेट जो साल के डे 1 से लेकर, एक वो एसेट जो 1 जुलाई टू 30 जून 2011 आपके पास थे इंटायर ईयर के लिए। डेप्रिसिएशन दो बातों पे डिपेंड करेगी। एक तो उन चीज़ों की डेप्रिसिएशन जो 1 जुलाई 2010 से लेकर 30 जून 2011 तक आपके पास है, इंटायर ईयर की डेप्रिसिएशन, उन पर मुकम्मल ईयर की डेप्रिसिएशन होगी। और दूसरी डेप्रिसिएशन उन चीज़ों की होगी जिनको आपने ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज किया। इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कोई एडिशन नहीं है, कोई एडिशन नहीं है, तो दो तरह की डेप्रिसिएशन होगी। एक वो एसेट्स जो 1 जुलाई 2010 से 30 जून 2011 तक आपके पास थे, उसकी पूरे साल की मुकम्मल डेप्रिसिएशन लगेगी। जो एसेट्स आपने ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज कर दिए, जो एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर बेच दिए, जो एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर बेच दिए, वो जितने टाइम बाद बेचे उतने टाइम तक की डेप्रिसिएशन उन पर लगेगी। अच्छा, जो एसेट्स मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं, जो एसेट्स मैंने बेच दिए, जो एसेट्स मैंने बेच दिए, जो एसेट्स मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिए, जो एसेट्स मैंने बेच दिए, उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है? हमने जो एसेट्स बेचे ना, हमने जो एसेट्स बेचे, ये वाला एसेट बेचा था, इसकी वर्किंग के हिसाब से इसकी 30 जून 2011 वाले साल की जो डेप्रिसिएशन थी वो 2506.72 थी। हमने जो एसेट ड्यूरिंग द ईयर, हमने जो एसेट ड्यूरिंग द ईयर बेच दिए, जो एसेट ड्यूरिंग द ईयर सेल आउट कर दिए, उनकी डेप्रिसिएशन 25061 थी। यानी कि ये जो डिस्पोज करे इसकी डेप्रिसिएशन है। अब हमें ये मालूम करना है वो कौन से एसेट्स हैं जो हमारे पास साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक मौजूद थे, क्योंकि उन पर लगानी है हमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन। ठीक है। पहले तो ये 25061 जो है ये आप होपफुली समझ गए होंगे, समझ गए हो?
देखो जो एसेट हमने ड्यूरिंग द ईयर बेच दी है, जो एसेट हमने ड्यूरिंग द ईयर बेचा है, उसकी इस साल की डेप्रिसिएशन 25061.72 है, हाँ या नहीं? क्लियर है? सही है ना? तो ये वो एसेट्स की डेप्रिसिएशन है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर बेच दी है। अब उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन का क्या होगा? जो एसेट्स मेरे पास पहले दिन से लेकर जो एसेट्स मेरे पास पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मौजूद थे, उसको ज़रा चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे सर? ज़रा सोचो थोड़ा सा। यहाँ तक कॉपी कर लिया? यहाँ तक कॉपी कर लिया है? अच्छा, अब देखो, जो आपके पास ब्रॉड डाउन होगा, जितना भी आपको ब्रॉड डाउन होगा, हमें तो नहीं मालूम कि हमारा ब्रॉड डाउन जो है ना वो कितना है। हमें नहीं मालूम है हमारा ब्रॉड डाउन जो है ना वो कितना है। लेकिन जितना भी हमारा ब्रॉड डाउन होगा, उस ब्रॉड डाउन में से जो एसेट्स आपने डिस्पोज ऑफ करें, जो एसेट्स आपने बेच दिए हैं, उसकी अगर नेटबुक वैल्यू निकाल ली जाए, जो ब्रॉड डाउन आपका आ रहा होगा, यहाँ पर आपका ब्रॉड डाउन आ रहा होगा। ब्रॉड डाउन क्या होगा? साल के शुरू वाली वैल्यू। ब्रॉड डाउन क्या होगा? साल के पहले दिन की वैल्यू, साल के शुरू वाली वैल्यू। इस ब्रॉड डाउन में से अगर मैं वो एसेट्स निकाल दूंगा जो मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं, जो कि 167078 है, 167078 है, और इस पर मैं 15% लगाऊंगा, कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो साल के पहले दिन से आखिरी दिन तक आपके पास थे। एग्रीड या नहीं? है ना? क्या? देखो, जो ब्रॉड डाउन आ रहा होगा, जो आपका ब्रॉड डाउन आ रहा होगा, जो आपका साल के शुरू वाले, ये ब्रॉड डाउन जो होगा, इसमें सारे एसेट्स की वैल्यू होगी, चाहे जो बेचे जो बच गए सब की वैल्यू होगी। जो आपने ड्यूरिंग द ईयर बेचे उसकी वैल्यू भी होगी, जो आपने आपके पास साल के आखिर तक है उसकी वैल्यू भी होगी। ब्रॉड डाउन क्या होता है? साल के शुरू की वैल्यू। इसमें से अगर मैं उन एसेट्स की नेटबुक वैल्यू निकाल दूं जो ड्यूरिंग द ईयर मैंने बेचे हैं, जिनकी ओपनिंग नेटबुक वैल्यू 167078.1 है, वो निकाल दूं, तो क्या बच जाता है? तो वो एसेट्स बच जाते हैं जो साल के शुरू से साल के आखिर तक आपने इस्तेमाल करे, और उस पर आपको 15% डिप्रिसिएशन लगानी है। एग्री? ये बात समझे हो? अकल में गई कुछ? सही है ना? अच्छा, अब जरा इस टी अकाउंट को देखना, इस टी अकाउंट को देखना, हमें रिवर्स वर्किंग करनी है ना, हमें रिवर्स वर्किंग करनी है, हमें रिवर्स वर्किंग कर किसी तरह से डेप्रिसिएशन की वैल्यू और ड्रॉडाउन की वैल्यू ढूंढनी है। मैं थोड़ी सी रिवर्स वर्किंग करता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं, क्योंकि हम क्लोजिंग बैलेंस पर है ना। क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना है? 831128 है।
ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी चीजें डिस्पोज ऑफ करी हैं या ऐड करी हैं या कुछ भी? बिल्कुल। अच्छा, ये जो क्लोजिंग आ रहा होगा, गौर से सुनना, ये जो क्लोजिंग आ रहा होगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, क्या इस क्लोजिंग बैलेंस में जो ड्यूरिंग द ईयर चीजें डिस्पोज ऑफ कर दी वो है? इस क्लोजिंग बैलेंस में जो ड्यूरिंग द ईयर चीजें डिस्पोज ऑफ करी हैं वो है? हाँ या नहीं? नहीं है ना, क्योंकि क्लोजिंग है। क्लोजिंग का मतलब ये है कि जो आपने ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज ऑफ किया हुआ है वो माइनस हुआ हुआ है। आई रिपीट, आई रिपीट, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस 831128 का आ रहा है, इसमें ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई चीज बेची है वो शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई चीज बेची तो वो क्लोजिंग में तो होगी ही नहीं। यानी कि ये वो एसेट्स हैं, ये उन एसेट्स की नेट बुक वैल्यू है जो मेरे पास साल के पहले दिन से आखिरी दिन तक थे। कह सकता हूँ ऐसा? क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस में ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई चीज डिस्पोज ऑफ करी तो वो शामिल ही नहीं है। यानी कि अगर ये नेटबुक वैल्यू और ये क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू है तो ये तो वही एसेट्स है जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक मेरे पास मौजूद थे। और ये आफ्टर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, क्लोजिंग है ना, अगर क्लोजिंग है तो ये आफ्टर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। अगेन आप एक रेशियो बना लो यार, अगर साल के शुरू में कोई चीज 100 की थी और 15 की डेप्रिसिएशन है तो उसकी वैल्यू बच जाती है 85। और मुझे ये 831128 दिया हुआ है, ये 85 पोर्शन के बराबर है। मुझे अगर ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिसिएशन ढूंढनी है तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 85 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 से, ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। यानी कि मेरी जो ड्यूरिंग द ईयर की टोटल डेप्रिसिएशन होगी वो एक तो उन एसेट्स की जो ड्यूरिंग द ईयर बेचे और एक उन एसेट्स की जो मेरे पास साल के पहले दिन से आखिरी दिन तक थी। ठीक है भाई, तो अब आप अपना ब्रॉड डाउन बता दो कितना आता है रिवर्स वर्किंग कर कर। ब्रॉड डाउन जो होगा वो 1 2 3 तीनों का एडिशन यानी कि 1144,876 बन रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो ये 831128 क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू है। और अगर ये क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू है तो ये उन एसेट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू है जो साल के शुरू में भी मेरे पास थे, साल के आखिर तक भी मेरे पास थे, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशन तो है नहीं और डिस्पोजल इसमें है नहीं। डिस्पोजल अगर है तो डिस्पोजल हट जाता है, क्लोजिंग वैल्यू से डिस्पोजल नहीं होता, डिस्पोजल तो माइनस वाला होता है। तो इन एसेट्स पर सीधे साल की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये नेट बुक वैल्यू क्लोजिंग है यानी कि डेप्रिसिएशन के बाद है, यानी कि अगर इनकी ओपनिंग कॉस्ट 15 रुपए की डेप्रिसिएशन है तो ये 85 पोर्शन के बराबर है। डेप्रिसिएशन क्योंकि 15 पोर्शन होते हैं तो आप जो है वो 831128 को 85 से डिवाइड करो और 15 से करो मल्टीप्लाई। अच्छा जी, देखो ये सवाल बहुत मुश्किल है। यहाँ तक जो भी मैंने करवाया है वो करना, टाइम लगेगा, दोबारा से लेक्चर देखना पड़ेगा, कल हमारी अगली क्लास भी है। ठीक है, और फिर 2009 से 10 तक का ज़रा मशीनरी का टी अकाउंट बनाना मुश्किल सवाल है, मानता हूँ, तभी तो 22 मार्क्स है, तभी तो 22 मार्क्स है, सब उल्टा है तो टाइम तो लगेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, डन है भाई, ये कर कर ज़रा आना आप लोग यहाँ तक, कर कर आना ये सवाल यहाँ तक, दोबारा से पिक्चर भी ले लो इसकी, कर कर आना कल। कल एक और क्लास है हमारी, अगेन 2-3 सवाल इंशाल्लाह हमें डेप्रिसिएशन के कल भी देखने होंगे। ठीक है भाई।
ये एंड वाली बात समझने में तुम्हें अभी टाइम लगेगा। एंड वाली बात समझने के लिए तुम्हें 2-3 बार लेक्चर को दोबारा प्ले पॉज रिवाइंड फॉरवर्ड कर कर देखना पड़ेगा। सही है भाई, लेकिन होमवर्क कर कर आना, वरना मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। बड़ा मुश्किल टॉपिक है यार ये, और इस बार भी ऐसा ही सवाल आया था कि घूम गए थे बच्चे, तो ख्याल रखो। सही है भाई, चलो अल्लाह हाफ़िज़।